ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसने जेल से भागने के लिए 20 साल का समय लिया। उसे एक ऐसे जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल से भागने वाली रात बाहर जब भी बादल गरजते, उसी समय वो पत्थर से सीवर पाइप में छेद करने के लिए उसे जोर से पीटा, क्योंकि इसी तरह उसकी तेज आवाज गार्ड्स तक पहुंचने से बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब गार्ड्स सबकी अटेंडेंस लेने आए तो 20 सालों में पहली बार वो आदमी अपनी सेल से बाहर नहीं आया। ये देखकर उसके साथियों को भी उसकी चिंता होने लगी। जेलर ने उसके सेल की तरफ धमकाते हुए कहा, अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। लेकिन उस तरफ से कोई बाहर नहीं आया। जब गुस्से में जेलर ने ऊपर जाकर देखा तो पाया कि वो कैदी तो अपने सेल में है ही नहीं। कहानी की शुरुआत में हम शोशैंक नाम की जेल को देखते हैं। ये जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ हजारों कैदी रहते हैं और आज तक कोई भी इस जेल से भागने में कामयाब नहीं हुआ। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि जिन कैदियों ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, वे भी कभी भागने की सोच नहीं पाते, क्योंकि जो भी कोशिश करता है उसे मौत की सजा मिलती है। फिर घटना का नजारा एक अदालत में बदल जाता है, जहां एंडी नाम का एक आदमी मुकदमे की सुनवाई के लिए खड़ा है। एंडी अमेरिका के काफी जाने माने बैंक में बैंकर की पोजीशन पर है। जज ने उसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। एंडी अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने एंडी को सजा के लिए अमेरिका की सबसे सिक्योर जेलों में से एक शॉनसैक में भेज दिया। एंडी नए कैदियों के एक ग्रुप के साथ जेल पहुंचता है और जैसे ही वे जेल में आते हैं, पुराने कैदी शर्तें लगाने लगते हैं कि कौन सा नया कैदी सबसे पहले टूट कर रोएगा। रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव लगाता है। रेड को लगता है कि एंडी बहुत ही नरम और खुशहाल है, इसलिए जेल की जिंदगी उसके बस की नहीं है और वो ही सबसे पहले रोने वाला होगा। नए कैदियों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। उसी रात पुराने कैदी नए कैदियों को डराने के लिए शोर मचाने लगते हैं। एक नया कैदी डर के मारे टूट जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि उसे घर जाना है। गार्ड उसके पास आते हैं और उसे रोना बंद करने का आदेश देते हैं। जब वह रोने से नहीं रुकता तो गार्ड उसे बाहर ले जाते हैं और इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि वह बेसुध हो जाता है। रेड समझ जाता है कि एंडी ने पूरे वक्त एक भी आवाज नहीं निकाली। उसे एहसास होता है कि एंडी वैसा इंसान नहीं है जैसा उसने सोचा था। सारे शोर और हड़कंप के बीच भी एंडी चुप रहा। अगले दिन एंडी कैंटीन में अकेले बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। यहाँ उसकी बातचीत ब्रुक्स नाम के एक बूढ़े कैदी से होती है। ब्रुक्स करीब 50 साल से जेल में है। एंडी उससे जेल के नियम, रूटीन और वहां रहने वाले कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रुक्स उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी बाहर से कुछ मंगवाना हो तो वो रेड नाम के आदमी से बात करे, क्योंकि इस जेल में रेड ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो बाहर से कुछ भी चोरी छुपे मंगवा सकता है। एंडी सीधे रेड के पास गया और उससे पूछा क्या वह उसके लिए कुछ मंगवा सकता है। रेड ने कहा कि वो उसे कुछ भी दिला सकता है, बस हथियार या ऐसा कोई सामान नहीं जो किसी की फरार होने में मदद करे। एंडी ने उससे एक हथौड़ी चाहिए। हथौड़े की बात सुनकर रेड शक करने लगा और पूछा, क्या एंडी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है? एंडी ने कहा, नहीं, यहाँ उसका कोई दुश्मन नहीं है। रेड ने उसे चेताया कि शायद अभी उसके कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ लोग पहले ही उसकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं और उसे काफी सतर्क रहना होगा। रेड एंडी के लिए हथौड़े का इंतजाम कर देता है। जब वो हथौड़े का साइज देखता है तो हंस देता है, ये सोचते हुए कि इतने छोटे हथौड़े से सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। वो इसे एंडी तक ब्रुक्स के जरिए भेज देता है। समय बीतता है। एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो वही 3 आदमी जिनके बारे में रेड ने उसे चेतावनी दी थी, एंडी को घेर लेते हैं। एंडी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन सबको वो अकेला संभाल नहीं पाता और वो उसे बुरी तरह पीटते हैं। ये सिलसिला 2 लंबे सालों तक चलता रहता है। जब भी मौका मिलता है वे उस पर हमला करते रहते हैं, जिससे वह चोटिल और थका हुआ रहता है। एक दिन जेलर ने घोषणा करी कि छत की मरम्मत के लिए कैदियों का एक समूह चाहिए। एंडी और रेड को कुछ अन्य लोगों के साथ चुना गया। इस काम की निगरानी एक सख्त गार्ड हेडली करता है। हेडली अपने बेवजह की पिटाई के लिए जेल में बदनाम है। जब कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तो हेडली दूसरे सैनिकों से बात करते हुए कहता है कि उसका भाई मर गया है और उसके अकाउंट में कुछ पैसे जमा हैं। चूंकि हेडली ही अपने भाई का इकलौता सदस्य है, इसलिए अब पैसे उसके हैं, लेकिन वह नाराज भी है क्योंकि जैसे ही वो पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर करवाएगा तो सरकार उसका ज्यादातर हिस्सा टैक्स के तौर पर ले लेगी। एंडी उसकी सारी बातें सुन लेता है। बैंक वाला होने के नाते उसे पता है कि कैसे हम टैक्स से बच सकते हैं। बिना देर किए एंडी हेडली के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम अपनी
बीवी पर भरोसा करते हो? हेडली गुस्सा हो जाता है और एंडी को पकड़कर छत के एज की तरफ ले जाता है। एंडी उसे जल्दी से समझाता है कि अगर हेडली अपनी पत्नी पर भरोसा करता है तो वो कानूनी तौर पर उतना पैसा उसे गिफ्ट कर सकता है क्योंकि कानून इसके लिए इजाजत देता है। एक आदमी अपनी पत्नी को एक निश्चित अमाउंट को टैक्स फ्री गिफ्ट के रूप में दे सकता है। एंडी बताता है कि वकील हायर करना महंगा पड़ेगा, लेकिन वह खुद सारे डॉक्यूमेंट्स मुफ्त में तैयार कर सकता है। हेडली शांत होता है और पूछता है कि एंडी बदले में क्या चाहता है। एंडी कहता है कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वह बस अपने सारे साथी कैदियों के लिए ठंडी बियर चाहता है। अगले दिन कैदी छत पर बैठे बियर की बोतलें पीकर मजे कर रहे हैं। एंडी एक भी बियर नहीं पीता, वह चुपचाप बैठा सबको आनंद लेते देख रहा होता है और खुशी महसूस करता है। उसके साथी कैदियों में उसकी कद्र और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके लिए जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन था। वक्त गुजरता गया, एंडी और रेड काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन सारे कैदी जेल की हॉल में एक फिल्म देख रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद एंडी रेड के पास गया और उसे रीटा हेवर्थ का एक पोस्टर मंगवाने को कहा। रेड ने इसके लिए हाँ कर दी। जब एंडी बाहर जा रहा था तो वही 3 आदमी जो उसे तंग करते थे फिर से उसके सामने आ गए। एंडी मना कर देता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा तो वे उसे इतना पीट देते हैं कि उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। उस गैंग के बॉस को सजा के तौर पर 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब उसकी 1 महीने की सजा खत्म हुई तो हेडली उसके पास आया, वही गार्ड जिसके एंडी ने पैसे बचाए थे। उसने उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया। 1 महीने बाद एंडी अपने सेल में वापस आया और पाया कि वहाँ रीटा हेवर्थ का पोस्टर उसके लिए रखा हुआ था जिस पर लिखा था रेड की तरफ से एक तोहफा। समय बीतता गया और एक दिन जेलर गार्ड्स के साथ एंडी के सेल में आया और तलाशी का आदेश दिया। उन्हें कुछ नहीं मिला। जब जेलर वापस जाने लगा तो उसने पोस्टर देखा और बोला कि हम कैदियों को दीवारों पर कुछ भी लगाने की परमिशन नहीं देते, लेकिन एंडी उस पोस्टर को लगा सकता है। असल में छानबीन सिर्फ एक बहाना था। हेडली ने वार्डन को बताया था कि एंडी ने कैसे उसे टैक्स से बचाया था और अब वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी का यूज करना चाहता है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने दफ्तर बुलाता है। वह एंडी से कहता है कि उसकी जैसी अक्ल वाले आदमी को जेल में बेकार नहीं बैठे रहना चाहिए। वह एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम करने की मंजूरी देता है। लाइब्रेरी में उसे ब्रुक्स मिलता है जो काफी पहले से अकेला लाइब्रेरी चला रहा है और कई सालों से इसे संभाल रहा है। साल बीते जाते हैं, एंडी का काम लगातार बढ़ता जा रहा था और जल्द ही उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रेड को मदद के लिए चुना। एक दिन ब्रुक्स अपने साथी कैदी के गले पर चाकू रख देता है। उस टाइम ब्रुक्स बहुत गुस्से में लग रहा था। रेड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो एक ही बात पर अड्डा रहता है कि उसे उस कैदी का गला काटना है। एंडी उससे किसी तरह अपनी बातों में लेता है और ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। दरअसल सरकार ने ब्रुक्स की उम्र कैद माफ कर दी थी। इसका मतलब है कि 50 साल की सजा के बाद अब उसे शोशैंक को छोड़ना पड़ेगा। रेड अपने दोस्तों को समझाता है कि वक्त के साथ ब्रुक्स को इस जेल की आदत पड़ चुकी है और अब वो जेल को ही अपना असली घर समझता था, इसलिए वो अपनी सजा माफ होने पर नाराज था। ब्रुक्स को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर जाकर उसने देखा कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। सड़क पर जहाँ कभी मुश्किल से एक आधी गाड़ी देखने को मिलती थी, वहाँ आज के जमाने में हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। सरकार ने रहने के लिए उसे एक घर भी दिया है। घर के साथ साथ उसके एक स्टोर में पैकिंग की जॉब भी दी गई है। लेकिन ब्रुक्स बाहर की दुनिया के साथ मेल नहीं खा पाता। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है और दुखी होकर खुदकुशी कर लेता है। मरने से पहले ब्रुक्स अपने कैदी दोस्तों के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ जाता है जिसे पढ़कर वो भी काफी दुखी हो जाते हैं। वार्डन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कैदियों को बाहर जाकर काम करने भेजा जाता था। इस तरह वे समझ सकते थे कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। कैदी भी मान गए क्योंकि उन्हें भी जेल के बाहर का नजारा देखने का मौका मिल रहा था। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को कई कामों के ठेके मिलने लगे क्योंकि जेल का मजदूर बाहर के मजदूरों के मुकाबले सस्ता था। वार्डन कैदियों को इस्तेमाल करके आधी कीमत में प्रोजेक्ट्स करवाता था। वह इसके बदले कैदियों को कोई दिहाड़ी नहीं देता था। मतलब वार्डन जो भी पैसा कमाता है वो सारा खुद रख लेता। एंडी जो एक बैंकर है वार्डन की मदद करता है ताकि ये सारी गैर कानूनी कमाई व्हाइट मनी में बदली जाए। वह एक ऐसे आदमी के नाम पर अकाउंट बनाता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वार्डन का सारा पैसा उसी नकली पहचान वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि पुलिस अगर कभी इस धोखाधड़ी का पता भी लगा ले तो वे एक ऐसे शख्स की तलाश करेंगे जो कभी जन्मा ही नहीं था। एक दिन टॉमी नाम का एक नया जवान कैदी जेल में आता है। वह अपनी बार बार की गई कई छोटी मोटी चोरियों की वजह से कई जेलों में रह चुका है और अब उसे सजा काटने शोशैंक भेजा गया था। टॉमी बहुत दोस्ताना था इसलिए जल्दी ही कई कैदियों से दोस्ती कर लेता है। एंडी टॉमी से कहता है कि उसे चोरी करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो इस काम में माहिर नहीं है। टॉमी को एंडी की बात अजीब लगती है। वह रेड से एंडी के बारे में पूछने लगता है। रेड बताता है कि एंडी एक हाई प्रोफाइल बैंकर था लेकिन उसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में सजा हुई है। टॉमी चुप हो जाता है जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। बाद में वह एंडी और रेड दोनों को बुलाता है। टॉमी बताता है कि 4 साल पहले कैलिफोर्निया की एक जेल में उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के एक कैदी से
हुई थी। उस चोर ने टॉमी को बताया कि एक बार वह किसी घर में चोरी करने गया था। चोरी के दौरान उस घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने उस आदमी और उसके साथ वाली औरत दोनों को मार दिया था। बाद में पता चला कि वो दोनों प्रेमी थे, कोई पति पत्नी नहीं। वो औरत एक अमीर बैंकर की बीवी थी। इसका मतलब कि उस रात वो चोर एंडी के घर चोरी करने गया था। इससे साफ साबित होता है कि एंडी तो हमेशा से बेगुनाह था। एंडी तुरंत जेल के वार्डन के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वार्डन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वार्डन नहीं चाहता था कि एंडी जेल से बाहर निकल जाए, क्योंकि एंडी ही उसकी सारी ब्लैक मनी को वाइट करता है और उसके सारे राज जानता है। अगर एंडी को छोड़ दिया तो वार्डन की ठगी पकड़ी जाएगी और उसकी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। इसलिए वार्डन एंडी से कहता है कि ये कहानी पूरी तरह फर्जी है और वो ऐसे किस्से हर वक्त सुनता रहता है। एंडी वादा करता है कि अगर उसे रिहा किया गया तो वो वार्डन की कभी पोल नहीं खोलेगा। एंडी वार्डन से थोड़ा गुस्से में बात करता है। वो सालों से इस वार्डन की मदद करता रहा, लेकिन फिर भी वार्डन उसे न्याय नहीं दिला रहा था। गुस्से में आकर वार्डन उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में भेज देता है। उसके बाद वार्डन सीधे टॉमी से कहानी के बारे में सवाल करता है। टॉमी कहता है कि जो कुछ भी उसने एंडी से कहा था सब सच था। फिर वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या वो कोर्ट में इसकी गवाही देगा। टॉमी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देता है। ये सुनते ही वार्डन ऊपर वाले गार्ड को इशारा करता है, जो टॉमी पर कई बार गोली चलाता है और उसे मौके पर ही मार देता है। 1 महीने बाद वार्डन वापस एंडी के पास आता है और उसे झूठ बोलता है कि टॉमी को भागने की कोशिश करते वक्त गोली मार दी गई। एंडी तुरंत समझ जाता है कि टॉमी की मौत के पीछे असली वजह क्या है। उसे एहसास होता है कि वार्डन उसकी सोच से कहीं ज्यादा लालची है। एंडी कहता है कि वो अब उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। वार्डन ने जवाब दिया कि एंडी के पास कोई चारा नहीं है। अगर उसने मना किया तो वो जेल को एंडी के लिए नर्क बना देगा। वह गार्ड से एंडी को 1 महीना और काल कोठरी में बंद करने के लिए कहता है। जेल के अंदर सभी को जल्दी पता चल जाता है कि एंडी को ऐसे जुर्म की सजा मिल रही है जो उसने कभी नहीं किया। कैदी उसकी बहुत दया करते हैं। 2 पूरे महीने बाद जब एंडी आखिरकार कोठरी से बाहर आता है तो रेड उससे मिलता है। एंडी रेड से पूछता है क्या उसे लगता है कि वो कभी इस जेल से बाहर निकल पाएगा। रेड कहता है कि हो सकता है, लेकिन तब जब वो बूढ़ा हो जाएगा और उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। फिर एंडी कहता है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो मेक्सिको जाएगा। समंदर के किनारे एक खूबसूरत जगह है जहां आदमी खुद को खो सकता है। एंडी का सपना है कि वह वहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले और अपनी नाव की मरम्मत समुद्र के पास करे। वह कहता है कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसके लिए कामकाज संभाल सके। यहाँ एंडी रेड की बात कर रहा था। रेड उसे चेतावनी देता है कि उम्मीदें खतरनाक होती हैं और आदमी को तोड़ देती हैं। वह एंडी से कहता है कि हकीकत को स्वीकार करे, क्योंकि मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। जाते हुए एंडी रेड से एक वादा मांगता है। वो रेड को एक पता देता है और बताता है कि अगर कभी वो जेल से छूट गया तो उसे वहां जाना चाहिए। बक्सटन नाम की जगह में एक बड़े मैदान के बीच एक पत्थरों वाली दीवार है, जिसके पास में एक खूबसूरत पेड़ है। एंडी ने उसी पेड़ के नीचे अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। उस पेड़ के नीचे पत्थर की दीवार के अंदर रेड को एक काला पत्थर मिलेगा। उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वो रेड से कहता है कि जब भी वो आजाद हो उस जगह पर जरूर जाना। ऐसा कहकर एंडी चुपचाप चला जाता है। रेड को लगता है कि वार्डन के टॉर्चर के कारण एंडी का दिमागी संतुलन हिल चुका है। ये सोचकर रेड और उसके साथियों को एंडी की चिंता होने लगती है कि एंडी कोई गलत कदम ना उठा ले। एंडी वार्डन के ऑफिस में जाकर उसके सारे फाइनेंशियल काम पूरे करता है और सारे कागज तिजोरी में बंद कर देता है। वार्डन एंडी को उसके कपड़े प्रेस और जूते पॉलिश करने के लिए कहता है। इसके बाद एंडी वापस अपनी कोठरी में चला जाता है। उस रात एंडी की चिंता में रेड सो नहीं पाता। उसे डर लगता है कि एंडी ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया होगा। सुबह होती है, कोठरी के दरवाजे खुलते हैं और सारे कैदी बाहर निकलते हैं, सिवाय एंडी के। 20 साल में पहली बार एंडी अपनी कोठरी से बाहर नहीं आता। रेड घबराने लगता है। उसे लगता है कि उसका शक अब हकीकत में बदलने वाला है। गार्ड एंडी को आवाज लगाता है। गार्ड गुस्से में एंडी की कोठरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो ठंडा पड़ जाता है। कोठरी खाली है। एंडी फरार हो चुका है। इसी बीच वार्डन अपने जूते का डिब्बा खोलता है, लेकिन चमकदार जूतों की जगह उसे एंडी के पुराने घिसे हुए जूते मिलते हैं। अचानक पूरे जेल का अलार्म बजने लगता है। वार्डन तुरंत एंडी के सेल की तरफ भागता है और देखता है कि एंडी कहीं नहीं है। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि रेड को लेकर आओ, क्योंकि रेड हमेशा एंडी के साथ रहता है। रेड को लाया जाता है और वार्डन उससे पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड जवाब देता है कि उसे कुछ पता नहीं। इससे वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाता है, क्या एंडी कोई भूत है क्या, जो अचानक एक रात में गायब हो गया। गुस्से में वार्डन पास पड़े पत्थर उठाता है और उसे गार्ड्स और रेड पर फेंकने लगता है। एक पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर को लगता है, लेकिन वह दीवार से टकराकर वापस नहीं लौटता, सीधे होकर उसके अंदर से गुजर जाता है। जब वार्डन अपनी हाथ पोस्टर के पीछे डालता है तो उसे
बड़ी सुरंग दिखती है जिसे एंडी ने दीवार के अंदर खोदा था। ये देख सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत थी और बिना किसी मशीन के इसे खोद पाना लगभग असंभव था। लेकिन एंडी ने असंभव को संभव कर दिखाया। गार्ड्स उस सुरंग के पीछे पीछे उस जगह तक पहुंच गए जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वो छोटा हथौड़ा मिला जो रेड ने उसे 20 साल पहले दिया था। यही हथौड़ा था जिसकी मदद से एंडी ने इतने सालों तक अपनी सेल में सुरंग खोदी थी। पूरे 20 सालों तक एंडी धीरे धीरे सावधानी से काम करता रहा ताकि कोई भी उसे पकड़ न सके, और जो मिट्टी वो दीवार से निकालता उसे अपनी जेबों में छुपाकर ग्राउंड में फैलाता रहता था। आखिरी बार जब एंडी वार्डन के लिए काम कर रहा था तब उसने चुपके से वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जो वार्डन के गैर कानूनी पैसे से जुड़े थे और अपने पास रख लिए। फिर उसने अपनी बाइबल के साथ नकली डॉक्यूमेंट्स तिजोरी में रख दिए। एंडी ने वो कपड़े भी पहने जो वार्डन ने उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, उनके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लिए। फिर उसने वो चमड़े के जूते पहने जो वार्डन ने चमकाने के लिए दिए थे। इसके बाद वो चुपचाप अपने सेल में आ गया। आखिरकार वो समय आ चुका था। रात को जब सभी लाइट्स बंद हो गईं, एंडी ने एक गहरी सांस भरी, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लास्टिक बैग में डाले और सुरंग में रेंगते हुए बाहर निकलने लगा। बाहर निकलकर उसे एक सीवर पाइप तोड़ना था। उस रात शायद कुदरत भी उसके साथ थी। जैसे ही बाहर बारिश में बादल गरजते उसी समय एंडी पत्थर से पाइप पर चोट मारता। ऐसा इसलिए ताकि उसकी आवाज गार्ड्स तक न पहुंचे। लगातार 5 से 6 बार ऐसा करने पर एंडी ने सीवर पाइप तोड़ा और उस तंग और गंदगी से भरे पाइप से रेंगते हुए ऐसी जेल से भाग निकला जहां से किसी ने कभी भागने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। वो पाइप जिसके अंदर से वो गुजरा लगभग 2 किलोमीटर लंबा था। आखिरकार एंडी पाइप के दूसरे सिरे से निकलकर जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसने जुनून में अपने सारे कपड़े उतार दिए और आसमान की तरफ मुंह करके अपनी आजादी का एहसास किया। अगली सुबह एंडी उस बैंक गया जहां वार्डन के काले पैसे रखे गए थे। सारे पैसे उस आदमी के नाम पर थे जो असल में मौजूद ही नहीं था। ये पहचान एंडी ने खुद बनाई थी। बैंक के पास उस नकली आदमी का सिग्नेचर पहले से था क्योंकि एंडी खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करता था, इसलिए उसके लिए पैसे निकालना आसान था। ऐसा उसने कई बैंक्स में जाकर किया। कुल मिलाकर एंडी वार्डन के $3,70,000 लेकर वहां से गायब हो गया। एंडी ये सब तभी से प्लानिंग कर रहा था जब वो जेल में आया था, क्योंकि जेलर ने एंडी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। एंडी ने जेलर की करप्शन को उजागर करने वाले सारे कागजात मीडिया को भेज दिए। अगली सुबह ये खबर अखबारों में छप गई। जब जेलर ने अपनी तिजोरी खोली तो वहां उसके दस्तावेजों की जगह बाइबल मिली। जब वार्डन ने पन्ना पलटा तो उसने हथौड़े का नाप देखा। एंडी ने बाइबल के पन्नों को हथौड़े के शेप में काटकर एकदम सही खाली जगह बना रखी थी जहां उसने अपना औजार छुपाया था। वार्डन हैरान रह गया। इस बीच वार्डन की भ्रष्टाचार की कहानी हर जगह फैल गई और रिपोर्टर और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन उससे पहले कि वे उसे हिरासत में ले पाते, वार्डन ने खुद को गोली मार ली। कुछ वक्त बाद रेड आखिरकार जेल से रिहा होता है और सरकार उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम करती है। लेकिन रेड बाहर की जिंदगी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो पहले ही 40 साल जेल में बिताता आ रहा था। वो उसी कमरे में रहने लगा जहां कभी ब्रुक्स रहता था। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो अपनी जान लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था। रेड एक कार से लिफ्ट लेकर उस जगह जाता है जिसके बारे में एंडी ने उसे बताया था। वहां वो एक बड़े मैदान में पहुंचता है जहां एक बड़ा पेड़ और एक पत्थर की दीवार है। दीवार पर उसे एक काला पत्थर मिलता है। जब वो उसे उठाता है तो नीचे एक डिब्बा होता है। डिब्बे के अंदर कुछ पैसे और एंडी का एक खत होता है। खत में एंडी कहता है कि वो रेड का इंतजार उस जगह पर कर रहा है जो उसने जेल में उसे बताया था। एंडी लिखता है कि उम्मीद एक अच्छी चीज है। रेड उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। जब वो समुद्र किनारे पहुंचता है तो देखता है कि एंडी अपनी नाव ठीक कर रहा है, वही जगह जो एंडी ने जेल में रेड को अपने सपने जैसी बताई थी। और उस वक्त रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती। अब दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं और गले लग जाते हैं। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।